हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में। देखिए, हमें नॉर्मल तौर पे हम कुछ भी बोल दें, अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, पैसों से संबंधित बात की जाती है, आर्थिक लेन देन की, ये सारी हो गई नॉर्मल भाषा में जो हम चीज़ें बोलते हैं। परंतु एग्ज़ाम में लिखने के लिए एक सही डोरी में पिरे हुए, कहते हैं ना, माला बने हुए शब्द होने चाहिए जो एक से दूसरे को अच्छे से जोड़ते हैं और देखने में भी प्रेजेंटेबल हों। तो आज हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कह रही थी कि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ भी पढ़ा करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में सीधे शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते। एक वर्ड दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये कब चर्चा में रहा, कहाँ पे इसको प्रयोग में लाया जाता है, ये है क्या। तो ये सारी चीज़ें, तो उसी से आज हमारा वर्ड है डिसगोर्समेंट, डिस्काउंट हाउस। तो आज का वर्ड हमारा ये है। और आज अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र या कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं आप, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप उसको अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ उसकी व्यवहारिक समझ भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एप्लीकेबल चीज़ें। ठीक है, लेन देन, मांग पूर्ति, ये चीज़ें आप व्यवहार में, जब आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, आप कहते हैं भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, प्याज के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अब पीछे से चीज़ें कम आ रही है, मार्केट में कम है, इसकी सप्लाई कम है, तो दाम बढ़ेंगे ही। आप अगर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को एप्लीकेबल चीज़ें देखें, व्यवहारिक तौर पर देखें, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम किताबी ज्ञान लें, किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि परिभाषा, तो परिभाषा हमें नॉर्मल हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ हो, पैसों का लेन देन हो, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। परंतु एक माला की तरह शब्द आपस में जुड़े हुए एक पर्टिकुलर चीज़ें, तो वो हमें चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमारे किताबी ज्ञान से। तो हमारे किताबी ज्ञान के साथ साथ किताबी ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ उस विषय के बारे में हमें व्यवहारिक प्रैक्टिकल समझ भी होनी चाहिए। कैसे समझ होगी? वो समझ होगी इस तरीके से, जब हम उसको अपने जीवन में एप्लीकेबल बनाएंगे, अपनी लाइफ में देखेंगे एक साथ। यही चीज़ें हैं कि आप साइंस पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, भाई आपसे पूछ लेते हैं कि भाई दूध ऊपर की तरफ जब उबलता है क्यों, बर्फ़ पानी में कैसे परिवर्तित हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें। कपड़े जब हम सर्दियों में डालते हैं तो क्यों देर से सूखते हैं, कपड़े जब हम गर्मियों में सुखाते हैं जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो ये क्या है, अगर हम डेली बेस पे उसको व्यवहारिक तौर पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और वो चीज़ें ऐसी होंगी जो कभी आप भूल नहीं सकते। इसीलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही बात आज हम देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अगर आप सबसे ज़्यादा नॉर्मल कोई परिभाषा जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, नॉर्मल सबसे ज़्यादा आसान भाषा, तो यही एक परिभाषा है कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ, ये दूसरी परिभाषा है। 4 परिभाषाएं हैं कुल मिलाकर, तो सबसे आसान ये थी। दूसरी परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ अर्थात मुश्किल से। तो अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण का अध्ययन करता है। तो क्या कहा गया है कि जो हमारा अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, वो दुर्लभ संसाधन, यानी कि बहुत मुश्किल से मिले हुए संसाधनों का उपयोग करता है। किस लिए? मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन करने के में, यानी कि मूल्यवान वस्तु बनाता है। हीरा होता है, मूल्यवान है, निकला कोयले की खदानों से हीरा निकाला। जब हीरा निकाला, वो हाँ बिल्कुल उसकी वैल्यू है, परंतु उसकी और वैल्यू कब बढ़ेगी, ज़्यादा मूल्यवान वो कब बनेगा? जब बनेगा जब उसको तराश दिया जाएगा अच्छे से। तो यही बात की गई है कि अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधन हो गया, हीरा मिला भाई, कोयले के खदान से मिल गया, के उपयोग से, अब हीरे के उपयोग से मूल्यवान उत्पाद का उत्पादन क्या किया कि हीरे को तराशा गया, उससे हीरे के डायमंड सेट बनाए गए, डायमंड रिंग, डायमंड इयरिंग, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। तो भैया मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन, हमने उत्पाद का उत्पादन कर दिया, डायमंड रिंग बना दी, डायमंड सेट बना दिया, इयरिंग्स बना दी, बहुत सारी चीज़ें बना दी, डायमंड कपड़ों में लगा दिए, डायमंड कपड़ा भी महंगा हो गया,
और फिर उनको वितरण यानी कि उनको बेचा भी। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण का अध्ययन करता है। तो कुल मिला के ये दूसरी परिभाषा हो गई जो सबसे बेस्ट लगे, आपको याद रखनी पड़ेगी। 1-2 परिभाषा तो याद होनी ही चाहिए। तीसरी परिभाषा क्या है? व्यक्ति, फर्म, सरकारें, यानी कि पर्सनल तौर पर कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी भी मिलकर या फिर गवर्नमेंट मिलकर, सरकारें एवं अन्य संगठनों द्वारा या कोई भी अन्य जो संगठन है, संगठनों द्वारा किए गए चयन क्या ये चीज़ होगी? ऐसे नहीं, क्या करते हैं कि आप सेलेक्ट करते हैं ना कि आप इस चीज़ में रहेंगे, आप ये करेंगे, इस चीज़ का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे, तो चयन करते हैं। तो ये कहा गया है कि व्यक्ति, फर्म, सरकारें एवं अन्य संगठनों द्वारा किए गए चयनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे तय होता है, जो ये सारे मिलकर तय करते हैं, चयन करते हैं कि इनके द्वारा संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, कहाँ पे कितना, क्या, कहाँ उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर कितना कर सकते हैं, साथ ही साथ एक चीज़ के साथ क्या कर सकते हैं। अब जैसे गन्ने हैं, गन्ने से हम चीनी भी बनाते हैं, गन्ने की लुगदी से हम जो उसका कूड़ा जिसे आप डस्ट कह सकते हैं, हम उससे पेपर बना सकते हैं। साथ ही साथ बिजली के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें काम में ला सकते हैं। पानी है, सबसे आसान एग्जांपल पानी है। पानी आप पीने के काम में भी लाते हैं, पानी से कपड़े भी धोते हैं, पानी से बर्तन भी मांजते हैं, पानी से नहाते भी हैं, पानी से सब्जी भी बनाते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ चयन, उससे क्या क्या हो सकता है, क्या कहाँ क्या उपयोग में लाया जाए, कैसे तय होता है। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है कि कैसे, कहाँ, किसका। अब पानी है, गंदा पानी है, उसको स्वच्छ करके हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं। अब हमें कपड़े बचे, हमने कपड़े धो लिए, पानी निकाला कपड़ों में, वो गंदा पानी बचा, कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, गमलों में डाल दिया, नहीं तो धुलाई कर दी घर की। इस तरीके से प्रयोग घर में व्यक्तिगत स्तर पर भी तो हम सोचते हैं कि भाई पानी क्यों वेस्ट करें, चलो गमले में ही डाल देते हैं, नहीं तो ठीक है घर की सफाई कर देते हैं, धुलाई में काम कर लेंगे। तो पानी से क्या हुआ, बचत हुई ना थोड़ी। हो सकता आप फिर अलग पानी लेते, साफ पानी लेते, फिर और वो पानी डालते। हमने क्या किया, जो कपड़ों का पानी था उससे सफाई कर दी, गमलों में डाल दिया, क्लीनिंग कर ली। तो चीज़ें क्या हुई, तो व्यक्तिगत स्तर हो गया। इसी तरह फर्म और सरकारें भी सोचती हैं, कंपनियां भी सोचती हैं, संगठन भी सोचते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है कि व्यक्ति, फर्म, सरकारें एवं अन्य संगठनों द्वारा किए गए चयनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे तय होता है। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है कि किस तरीके से तय होगा अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा कि कहाँ कैसे, क्योंकि पानी भी आजकल एक मूल्यवान चीज़ हो चुकी है। वहाँ पूछे, आज आप देखते हैं खाड़ी देशों में जाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप अपने देश में ही देखते हैं बोतल वाला पानी सप्लाई होता है। बोतलें मिलती है 20 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये, इस तरीके से बोतल मिलती है। या पैकेजिंग बोतल तो शुरू से ही मिलती थी, अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो बिस्लरी खरीद के पीते हैं, तो वो भी एक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक की चीज़ें आ गई। तो कहाँ कैसे, क्या, किसका प्रयोग होगा, कहाँ कौन सी चीज़ों का प्रयोग हो सकता है, इस सब चीज़ों का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। ये बात की गई है 3rd परिभाषा में। 4th क्या है, समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। तो ये 2 परिभाषा बहुत आसान है। एक तो ये कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, दूसरी ये वाली कि समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। जो भी दुर्लभ संसाधन मिले, जैसे हीरा मिला या कोई मोती मिल गया, पर्ल मिल गया, उसको किस तरीके से उपयोग कर सकता है। कुछ इतनी जिसे कहते हैं रेयरेस्ट धातु मिल गई, तो उसका उपयोग किन चीज़ में कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। तो कुल मिला के ये 4 परिभाषा थी। अब यहाँ पे वर्ड आया एक आर्थिक गतिविधियाँ, कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो वो आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है क्या है आर्थिक गतिविधियाँ, दोनों थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। साधारण तौर पर कहें, अगर आप नॉर्मल वे में कहना चाहें, तो मानव की हर गतिविधि जिसमें मुद्रा पैसा अर्थात धन
तो जिसमें मुद्रा सम्मिलित है आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे कहीं आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, कोई आपको नौकरी दे रहा है, तो ये सारी क्या है, यानी कि सिर्फ कुल मिला के ये बात की गई है साधारण शब्दों में कि मानव की हर गतिविधि जिसमें मुद्रा सम्मिलित है वह आर्थिक गतिविधि है। और जहां मुद्रा का प्रवेश होता है, जहां भी मुद्रा का प्रवेश है, जहां भी धन का संबंध है, जहां से भी धन से संबंधित कोई चीज है, तो वही कहा गया है कि जहां मुद्रा का प्रवेश होता है वहां आर्थिक प्रयोजन मोटिव भी आता है, जो लाभ अर्जित करना होता है। क्यों होता है? ज़्यादातर आप नौकरी देते हैं, कंपनी खड़ी करते हैं, चीज़ें करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो क्यों करते हैं? धन अर्जित करने के लिए, लाभ कमाने के लिए करते हैं। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि जहाँ मुद्रा का प्रवेश होता है वहाँ आर्थिक प्रयोजन होता है, कुछ मोटिव होता है। बिल्कुल, अगर आप कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होगा। आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, आपका मोटिव होगा कि भाई मेरे घर में पैसा आएगा, उससे मेरी आर्थिक गतिविधियां पूरी होंगी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरा अपना जीवन होगा, मेरी फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, मेरे पास सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो बिल्कुल मोटिव होता है। जो आपको नौकरी दे रहा है उसका भी कोई मोटिव होता है कि मेरे यहाँ पे इतना सारा काम है, अगर वर्कर नहीं रखूँगा तो मेरा काम पूरा कैसे होगा, समय पर काम कैसे पूरा होगा, जो मैंने ऑर्डर ले रखे हैं उनको कैसे पूरा कर पाऊँगा। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि वहां आर्थिक प्रयोजन मोटिव भी आता है, जो लाभ अर्जित करना होता है, यानी कि लाभ कमाना। उदाहरण क्या है इसका? एग्जाम्पल, नौकरी प्राप्त करना, नौकरी देना, किसी चीज का बेचना या खरीदा जाना, कोई व्यवसाय करना इत्यादि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नोट, अब क्या है नोट कि आप धार्मिक स्थानों पर जाते हैं पूजा करने के लिए। अगर आप कह सकते हैं कि वहाँ जाना भी हमारा, मैं बहुत रेयरिस्ट, आप साधु हैं, संत महात्मा हैं कि आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस आप भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है, उसमें तो आपका कोई मोटिव नहीं होता। परंतु 90% क्या 95% तो कुछ ना कुछ भगवान से मांगने ही जाते हैं। भगवान जी प्लीज़ मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे एग्ज़ाम में पास करा दीजिए। जब ही याद आते हैं भगवान भी, जब कोई प्रॉब्लम आती है। सोचो अगर हमेशा ही ऊपर वाले को याद रखा जाए तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, परंतु आप तो याद तभी करते हैं। तो मोटिव तो वहाँ भी होता है मंदिर जाने में। मंदिर जा रहे हैं, व्रत पूजा पाठ उपवास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमारा अगला जन्म सुधरेगा, हमारे कर्म सुधरेंगे, जीवन में खुशहाली आएगी, ये चीज़ें दान पुण्य कर रहे हैं, तो मोटिव तो वहाँ भी है ना मोटिव। फिर भी चलिए देखते हैं यहाँ के नोट, इसके हिसाब से देखते हैं, अर्थशास्त्र के हिसाब से, कि धर्म स्थानों पर हमारा जाना क्या वो आर्थिक गतिविधियाँ हैं? भिक्षुओं को धन देना, आप देखते हैं, आप भिखारी बिगर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भिक्षु मिल जाएंगे जिनको आप धन देते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आप देते हैं, तो क्या वो आर्थिक गतिविधि के तहत काउंट किया जाएगा अर्थशास्त्र में? कहना मुश्किल लगता है, पता नहीं किया भी जाएगा नहीं। भाई धन तो है, वहाँ भी धन का प्रवेश है, धन की बात चल रही है, धन दिया जा रहा है, तो क्या वो आर्थिक गतिविधि है? पूजा स्थलों पर पैसा चढ़ाना, आप मंदिर में पैसे भी चढ़ाते हैं? बिल्कुल चढ़ाते हैं। अगर कोई ये कह दे कि 10 रुपये का मुझे खाना खिला दो, तो मुश्किल से लोग होंगे जो खिला देंगे, चलो ठीक है। परंतु अगर कोई बाबा डरा दे, देखिए आपको ना दिमाग खुला रखना बहुत ज़रूरी है। अरे भगवान से ऊपर कोई चीज़ हो सकती है, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो क्यों इन बाबाओं के पास जाते हैं? परंतु क्या होगा, 10 रुपये का कोई कह दे मुझे खाना खिला दो, ठीक है, कुछ इंसान खिला देते, परंतु कुछ कहेंगे नहीं खिलाऊंगा। परंतु अगर उनसे ये कह दिया जाए ना किसी बाबा ने कि आप 5000 रुपये दे दो, ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो 5000 कहीं से भी दे देंगे। और ये ठगी बहुत चलती है आज भी, जहाँ साइंस इतना तरक्की कर रहा है, इन बाबाओं की दुकान भी बहुत खुली हुई है। आप और हम आसानी से जानते हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। क्या कहा गया कि पूजा स्थलों पर पैसे चढ़ाना, धार्मिक चंदा देना, तो ये क्या होगा? ये सारी क्या आर्थिक गतिविधियां में रखी जाएंगी, अर्थव्यवस्था में होंगी या नहीं होंगी? तो इस बात पर चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। क्या इनको कितने हद तक ये अर्थशास्त्र में इंक्लूड होंगी, कितने हद तक इनको अर्थशास्त्र की आर्थिक गतिविधियों में रखा जा सकता है, रखा जाना भी चाहिए या नहीं रखा जाना है, क्यों रखा जाना चाहिए, इनका मोटिव क्या है, क्या चीज़ है? तो आज पे इस पर चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। तो कुल मिलाकर आज हमने बात कर ली अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में और बात कर ली हमने आर्थिक गतिविधियों के बारे में। अब बात करते हैं हम एक शब्द के बारे में। शब्द है डिसगोर्जमेंट, डिस्काउंट हाउस। तो डिसगोर्जमेंट शब्द के बारे में बात करेंगे आज हम। विकसित देशों के बाजार में यह एक सामान्य सा शब्द है। विकसित
और विकासशील और अविकसित, 3 तरीके के देश होते हैं। विकसित जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है जैसे अमेरिका, विकासशील जो विकसित होने के राह पर चल रहा है जैसे भारत, ठीक है। क्योंकि हमें आप ये भी नहीं कह सकते हम पूर्णतः विकसित हो चुके हैं अमेरिका की तरह, और आप हमें ये भी, भारत को ये भी नहीं कह सकते कि ये अविकसित देश है, क्योंकि बहुत सारी तरक्की भी कर रही है। तो हम कौन से हो गए, विकासशील देश हो गए। और अविकसित जिनमें अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर अभी ये भी नहीं कह सकते कि रंगीन टीवी, कलर टीवी भी पता हो, किसी को पता भी हो कि नेट भी चलता है, टीवी भी चलते हैं, इस तरीके से। तो अविकसित वहाँ पे यानी कि जो इस समय वर्तमान समय में जो जो फैसिलिटीज़ पहुंच चुकी हैं, दुनिया जिनको जान चुकी है, आप और हम प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ भी वो नहीं जानते अभी तक। तो इस तरीके के देश होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि विकसित देशों के बाजार में यह एक सामान्य सा शब्द है, यद्यपि भारत के बाजार में अधिकांश साझेदारों के लिए एक नया शब्द है। तो भारत के लिए एक नया शब्द है, परंतु विकसित देशों में ये एक नॉर्मल सामान्य शब्द है जो प्रयोग में लाया जाता है। अर्थ क्या है इसका, दोषकर्ताओं द्वारा लाभ की क्षतिपूर्ति, यानी कि आप किस बिजनेस में आप किसी चीज में दोषी पाए गए तो आपका दोष सिद्ध हो गया, तो दोषकर्ताओं द्वारा लाभ की क्षतिपूर्ति, आपके लाभ जो आपने वो लाभ कमाया था आप उससे उसका भुगतान करेंगे दोष का। तो यही बात है, इसका अर्थ क्या है, दोषकर्ताओं द्वारा अवैध लाभ की क्षतिपूर्ति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिसगोर्जमेंट शब्द का अर्थ क्या है, तो अर्थ है दोषकर्ताओं द्वारा अवैध लाभ की क्षतिपूर्ति, जो उन्होंने गलत तरीके से लाभ कमाया है उसकी क्षतिपूर्ति, उसको भरना कि भाई हमारे ने गलत तरीके से लाभ कमाया, अब हम उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं जितनी भी, तो वो क्या है, वो भरपाई करते हैं, इसकी भरपाई करना अवैध लाभ की। अब इसको पूरा व्यवहार समझ लेते हैं कि क्या है। ये हमने डेफिनेशन तो देख ली, परंतु इसको अच्छा डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। अब क्या है कि ऐसी निधि जिसकी प्राप्ति अवैध तथा अनैतिक व्यवसायों द्वारा की गई हो, यानी कि ऐसी निधि, ऐसा पैसा जो कमाया गया हो, कैसे, अवैध तथा अनैतिक अर्थात गलत तरीके से। तो जो पैसा, जो धन, जो निधि गलत तरीके से, गलत व्यवसाय से कमाई गई है, डिसगोर्जमेंट कहलाती है। तथा यह प्रभावित संस्था, जो भी इससे प्रभावित संस्था है, व्यक्ति को ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। अब जिसने भी ये पैसा कमाया है गलत तरीके से, किसी ना किसी पर तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ा होगा, किसी व्यक्ति से तो उसने कमाया ही होगा। आपने चोरी करी यानी कि गलत काम है, तो चोरी करी होगी किसी के घर में से, किसी व्यक्ति के पर्स को चुराया होगा, या किसी कंपनी या किसी दुकान से तो चोरी करी होगी ना, तो कोई उस चोरी से प्रभावित तो हुआ होगा ना, किसी पर इम्पैक्ट तो डला होगा ना गलत। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि यह प्रभावित संस्था, जो भी इससे प्रभावित हुई है भाई, जिसके साथ भी इन्होंने गलत व्यवसाय किया है, व्यक्ति को ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। तो जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, जो भी इससे प्रभावित हुआ है, व्यक्ति हो, फर्म हो, संस्था हो, जो भी हो, उसको वो उसका नुकसान ब्याज के सहित उसकी भरपाई की जाती है इसके तहत, डिसगोर्जमेंट तहत। ठीक है। समर्पण भुगतान एक दंडात्मक सिविल कार्रवाई की तुलना में, यानी कि जो समर्पण भुगतान है, यहाँ पर ही एक समर्पण भुगतान शब्द भी आया है। देखिए कितने सारे शब्द हैं यहाँ पर। तो समर्पण भुगतान क्या है, समर्पण भुगतान, आपसे समर्पण भुगतान भी पूछा जा सकता है। तो डिसगोर्जमेंट के तहत ही जो दिया जाता है, जिसको भी हानि हुई है, तो उसको जो पैसा पे किया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो समर्पण भुगतान है क्या, उसके बारे में बात करेंगे कि समर्पण भुगतान एक दंडात्मक सिविल कार्यवाही है। दंडात्मक एक दंड होता है जो मार पीट के, भाई ठीक है 100 करोड़ की सजा है इसको, तो वो क्या हो गया, वो सिविल हो गया, नहीं वो दंडात्मक हो गया, यानी कि दंड मारा, मार पिटाई की, नहीं ये दंडात्मक सिविल। दंडात्मक सिविल क्यों, क्योंकि इसमें पैसे के द्वारा दंड दिया जाता है कि भाई आप क्षतिपूर्ति कर दे, आपने इतना इसका नुकसान करा, आपने 1 लाख का नुकसान करा, आप 1 लाख का जो इसमें ब्याज बनता है उसको लगा देते हैं और वो उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है। तो इसलिए कहा गया दंडात्मक सिविल कार्रवाई। तो समर्पण भुगतान एक दंडात्मक सिविल कार्रवाई की तुलना में एक
उपचारात्मक सिविल कार्रवाई है, यानी कि मार पिटाई नहीं है, चीज़ें नहीं है, उपचारात्मक, उपचार कर दिया, उसको नुकसान हुआ, उसको चोट लग गई, भाई उसकी व्यवसाय में हानि हुई, किसी और ने हानि, जिसने उसको हानि पहुंचाई, क्या हुआ, उसके द्वारा उसको अब उसकी क्षतिपूर्ति की जा रही है, उपचार किया जा रहा है, उस पर पट्टी की जा रही है, मल्लम पट्टी की। ठीक है, मैं मेरे द्वारा आपको 1 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है, मैं उसको ब्याज सहित आपको दे देता हूँ। तो क्या हो गया, उपचारात्मक सिविल कार्रवाई है ये। तो याद रखिएगा, समर्पण भुगतान आपसे पूछा जा सकता है कि समर्पण ये जो है भुगतान, क्या ये दंडात्मक सिविल कार्रवाई है या फिर उपचारात्मक सिविल कार्रवाई? तो उपचारात्मक सिविल कार्रवाई है। अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, क्या अमेरिका, यूएसए की बात की जा रही है, अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग, जो भी प्रतिभूति और विनिमय आयोग है अमेरिका में, नियमों का, उसके नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किया है या हो सकता है व्यक्ति ने ना करके कंपनी के द्वारा किया गया हो, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या कंपनी को जुर्माने के साथ साथ समर्पण भुगतान करना पड़ता है। वो जुर्माना भी भरेगा और साथ ही साथ जिस व्यक्ति का, जिस कंपनी का, उसको वो जुर्माने के साथ साथ समर्पण भुगतान भी करेगा, वो व्यक्ति जिसके द्वारा गलत तरीके से पैसा कमाया गया है व्यवसाय करके। जुर्माना दंडात्मक है, जबकि समर्पण भुगतान प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन से कमाए गए लाभ को वापस करना है। तो जुर्माना जो है वो दंड है। आपको जुर्माना पनिशमेंट होती है ना, कि भाई आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपने काम गलत तरीके से कर दिया। आप स्कूल में भी ऐसा होता है कि भाई आप एक दिन छुट्टी करने गए, छुट्टी कर लिया आपने बिना बताए, 10 रुपये आपको फाइन लगेगा। तो क्या है, वो जुर्माना दंड है, दंड के रूप में दिया गया, मार पिटाई वाला दंड नहीं दिया गया आपको, जुर्माने वाला। अब अर्थशास्त्र की बात चल रही है तो पैसों की ही बात होगी, तो ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जुर्माना दंडात्मक है, जबकि समर्पण भुगतान क्या है, प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन से, जो प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन से पैसे कमाए गए हैं, उससे जो लाभ कमाया गया है उसको वापस करना है। यानी कि जो लाभ कमाया था प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन के द्वारा, उसको वापस करना है समर्पण भुगतान, यानी कि हमने समर्पण कर दिया। क्या होता है समर्पण? टीवी में भी देखा होगा, लड़ाई होती है, अगर 2 सेनाएं आपस में लड़ाई होती है, जो जीतती है वो दूसरे वाले का समर्पण करवाती है ना, ठीक है, हमने हाथ खड़े कर दिए, बंदूक नीचे रख दी, हाथ समर्पण। तो यही चीज़ है, उन्होंने लाभ कमाया था, उस लाभ का समर्पण कर दिया। तो भाई अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो पैसे की तो बात आएगी। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि समर्पण भुगतान प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन से कमाए गए लाभ को वापस करना है। क्लियर? समर्पण भुगतान सिर्फ उन्हीं से नहीं मांगा जाता जिन्होंने प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन किया है। याद रखिएगा कि सिर्फ उनसे ही समर्पण भुगतान नहीं मांगा जाएगा जिन्होंने प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन किया है, अपितु में कोई भी व्यक्ति जो अवैध या अनैतिक गतिविधियों से मुनाफा कमा रहा हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो जिसने भी गलत तरीके से प्रतिभूति, जो भी कोई भी व्यक्ति जो अवैध या अनैतिक यानी कि गलत तरीके से गतिविधियों से मुनाफा कमाया है या कमा रहा हो, उसे अपना मुनाफा समर्पित करना पड़ता है। तो ये बात याद रखें यहाँ पर कि यह क्या कहा गया है कि समर्पण भुगतान सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं वसूला जाता या मांगा जाता जिन्होंने सिर्फ प्रतिभूति नियमों का, यानी कि सिर्फ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या समर्पण भुगतान प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों, संस्था या व्यक्तियों या व्यवसायियों से ही वसूला जाता है, तो नहीं, ये उन लोगों से भी वसूला जाता है जो अवैध, अनैतिक या गलत तरीकों से, गलत गतिविधियों से मुनाफा कमा रहे हो, उसे अपना मुनाफा समर्पित करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ पूछा जा सकता है, कथन कारण के क्वेश्चन बेहतरीन बन सकता है। ये जो वर्ड है इससे तो इतना अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे। ऐसा विशेषतः अमेरिका में होता है। ये मतलब विशेष, ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, परंतु विशेष तौर पर, स्पेशल अगर बात की जाए तो स्पेशल, विशेषतः अमेरिका में ऐसा होता है।
उल्लंघन करने वाले पक्षों से ली गई समर्पित राशि का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब जो राशि ली गई है उल्लंघन करने वाले पक्षों से, उसके प्रयोग की बात बताई जा रही है कि वो राशि कहाँ प्रयोग की जाती है। तो उल्लंघन करने वाले पक्षों से ली गई समर्पित राशि का प्रयोग एक फेयर फंड बनाने में किया जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये जो समर्पित राशि ली गई है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फेयर फंड बनाने में किया जाता है। उन निवेशकों के लिए फंड जिन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण नुकसान होता है। तो ये फिर फेयर फंड क्या है, वो फंड बना दिया जाता है, उसमें पैसे आ जाते हैं। अब वो फंड लगाया कहाँ जाता है, उसमें जो पैसे हैं वो उन निवेशकों को दिया जाता है जो उन्होंने नियमों के उल्लंघन के कारण नुकसान होता है। यानी कि क्या, कि उन निवेशकों के लिए फंड जिन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण नुकसान हुआ है। यानी कि भाई एक ने लाभ कमाया तो दूसरे को नुकसान तो हुआ ही होगा ना, अगर गलत तरीके से लाभ कमाया। तो जिसको नुकसान हुआ है उनको, उन निवेशकों की भरपाई करने के लिए फेयर फंड बनाया जाता है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो आई थिंक आज आपको समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है, साथ ही साथ डिस्गोर्समेंट क्या है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।